हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस के बाद में आप लोगों से किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं आपके सब्जेक्ट के, आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करवाता, बल्कि आपके कुछ कॉम्पिटिटिव्स हैं जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। इन सब के लिए जो है मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को जो है प्रिपेयर करवाता है, जिससे कि आप लोग आपकी एग्जाम्स में बहुत अच्छे से जो है मार्क्स स्कोर कर सके एंड रॉक कर सके। तो आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी। नाउ इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स की टेस्ट पेपर सीरीज चल रही है, दैट इज फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम 4th to 12th क्लास। तो बस उसी टेस्ट पेपर सीरीज का पार्ट बनते हुए हम लोग अपनी जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है, उसमें भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, उसका जो अपना चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो टेस्ट पेपर है उसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। आई होप सो कि आप लोगों को जो टेस्ट पेपर का पीडीएफ है वो ऑलरेडी मिल गया है। अगर नहीं मिला है, अगर अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया है टेस्ट पेपर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पर आपको इस टेस्ट पेपर की लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और अगर अभी तक आपने जो है उसे सॉल्व नहीं किया है, तो इस वीडियो को अभी जो है फर्दर मत देखना। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ आपका टेस्ट पेपर, दैट इज आपको सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। तो व्हेन इट इज अ टेस्ट पेपर, तो उसका मतलब होता है कि पहले आपको खुद को टेस्ट करना है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, और फिर उसके बाद में आकर इस वीडियो को रेफर करना और चेक करना कि आपने कितने सही आंसर लिखे हैं, और जो है अकॉर्डिंगली आप जो है अपना एग्जामिनेशन करना, खुद ही को एग्जामिन करना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। सो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर है। अब अगर ऐसा कुछ है कि मैं अभी आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाऊंगी ही, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन हो सकता है ना कि आपको लगे कि मैडम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ लें क्या, तो आप पढ़ा दीजिए, कहाँ से पढ़ें, ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैंने आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट करवा दी, आपकी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग वो भी पूरी कंप्लीटेड है, तो उन सब की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उन सारी प्लेलिस्ट की जो लिंक्स है, तो आपको जहां पर भी जो भी दिक्कत है, जो भी चीज पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर वेरियस लिंक्स अवेलेबल है, उनमें से जो भी चीज पढ़नी है उस प्लेलिस्ट पर जाओ। प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फाइंड आउट करने में। तो आप जाकर वहां से अपना डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप सो कि इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। एंड अब मैं ये होप कर रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है अपना टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस टेस्ट पेपर को मैं भी आप लोगों के साथ साथ में सॉल्व कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पर कैसे आंसर्स लिखने हैं और कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका टेस्ट पेपर है, इसमें आपने बेसिकली देखे कि सारे जो आपके सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो उसमें अवेलेबल थे, और इसमें आपके पास में वेरियस जो है उसमें डिविजन्स थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। तो आपके ये जो क्वेश्चंस है लाइक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें आपको आंसर कैसे लिखना है, या तो 1 वर्ड 1 सेंटेंस, ठीक है, या 1 और 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन्स, या ओके, मतलब कि एकदम जो आपका जो आंसर है वो प्रिसाइज होना चाहिए, बिकॉज ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 1 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा जो है डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए पूरा एक पेज भी भर दोगे तो भी आपको मैक्सिमम उस पर 1 मार्क्स ही मिलने वाला है, और इतना
इतना जो पेज भरा है उसकी जगह पर अगर आप एक ही लाइन में इस चीज को एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। एंड दी बेस्ट इज व्हाट कि आप जो हो 1 या 2 लाइन में अपने आंसर को कंप्लीट करो, बिकॉज वो डिमांड कर रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि आपको आंसर करना है वेरी शॉर्ट में, तो आपको वैसे ही आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? When and why was the Central Pollution Control Board CPCB set up? कब जो है CPCB सेटअप हुआ और क्यों हुआ, ये चीज हमें बतानी है। क्यों हुआ? सीधा सीधा जो है इसका क्या है हमारे पास में आंसर उसके टर्म में ही है, उसका जो पूरा नेम है उसी में है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या काम है इसका? पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम है। ठीक है, अब कौन सा वाला पोल्यूशन? तो पोल्यूशन लाइक वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ये मेनली 3 जो है पोल्यूशन पर ये बेस्ड था, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड या लैंड पोल्यूशन। इनको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड को सेटअप किया गया कि ये जो है ये चेक करते रहेंगे कितना पोल्यूशन हो रहा है, कैसे हम इसे जो है कम कर सकते हैं, रेमेडियल मेजर्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो ये बोर्ड का जो है ये हम बोलेंगे कमिटी जो है वो सेटअप की गई थी। So in order to address 3 major environmental concerns in India, with water, air and land pollution, the government set up the Central Pollution Control Board CPCB in 1974। ठीक है, तो कब हुआ ये? 1974 में सेटअप किया गया। और क्यों किया गया? ये जो 3 हमारे मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न है, दैट इज वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन, इसे कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है। इतना ही आंसर लिखना है आपको वेरी शॉर्ट में, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि CPCB कैसे वर्क करता है, कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, कैसे ये पूरे जो है पूरी कंट्री में इसका जो है रोल हमें देखने को मिला, ये सब कुछ हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एकदम प्रिसाइज मैनर में इसका आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। People are resorting to cut trees to facilitate the process of urbanization and industrialization, as they justified in cutting trees to fulfill are they justified in cutting trees to fulfill their stated needs? क्या कर रहे हैं लोग आजकल कि जो हम लोग हैं या जो भी हमारे गवर्नमेंट वगैरह है, गवर्नमेंट भी आई शुड से कि इसमें इन्वॉल्व, बिकॉज ये जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये पूरे जो फॉरेस्ट कट कर दिए जाते हैं, तो वो क्या एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल मर्जी से कर सकता है? नहीं, उसे जो है वेरियस काइंड ऑफ परमिशंस लेनी पड़ती है, तभी वो कोई भी चीज को सेटअप कर सकता है एंड जो फॉरेस्ट है उन्हें कट कर पाएगा। तो आजकल ये हो रहा है कि हम लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके लिए हम लोग ट्रीज को कट करने लगे हैं। ओके, उस चीज को रिसॉर्ट करने के लिए, मतलब कि उस चीज का कहीं से भी हमें जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम जो है ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो क्या ये चीज जस्टिफाइड है कि हम ये जो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं उसके लिए जो ये ट्रीज को कट कर रहे हैं, क्या ये चीज जस्टिफाइड है? क्या ये चीज सही है? ऑब्वियसली नो, बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज अगर आप एक साइड से ग्रो कर रहे हो, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, लेकिन आपके इन्वायरमेंट पर उसका क्या इफेक्ट होगा? इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। और अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड होता गया तो हमारी जो लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी? डेंजर में आ जाएगी। एज वी नो कि देयर आर मेनी स्पीशीज, राइट, देयर आर मेनी स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड है, जो कि एक्सटेंट हो चुकी है। तो फिर ऐसे केस में ह्यूमंस क्यों नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। तो अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते रहेंगे अपने जो भी बाकी के रीजंस है उनकी वजह से, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो है लाइफ सब्सटेंस का जो एक इसका फंक्शन है इन्वायरमेंट का, वो इन्वायरमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑल राइट, सो आई गेस ये चीज क्लियर है। तो आर दे जस्टिफाइड? नो, ये जो चीज है ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
No, cutting down of trees is not justified at all as it leads to serious environmental problems related to soil erosion and desertification. It also adversely affects the groundwater this would be groundwater level. The life of animals and birds is also adversely affected. ठीक है, अभी तो ये हुआ है स्टूडेंट्स की जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो वेरियस प्लांट्स हैं, जो वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेशंस हैं, प्लांटेशंस हैं, उन पर ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है एनवायरमेंटल क्राइसिस का, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का। ह्यूमन बीइंग्स पर इतना नहीं दिख रहा है, ह्यूमन बीइंग्स पर भी आ रहा है ये चीज, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत है, तो देयर आर बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन देयर आर मेनी अस्थमा पेशेंट्स, राइट। उन्हें जो है वो जो ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी लंग डिजीजेज हो रही है, हमारी बॉडी वीक बन रही है, और भी जो दूसरी चीज है, हम अगर डिग्रेडेड वाटर अगर पिएंगे तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें कहीं ना कहीं वो चीज अफेक्ट करने वाली है। उसके बाद में अगर वाटर लेवल डाउन जाता जाएगा तो कुछ टाइम बाद में हमारे लिए भी वाटर नहीं बचेगा, एंड विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, राइट। तो यही सारी चीजें हैं कि धीरे धीरे कर कर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है ह्यूमन बीइंग्स पर भी दिखने लगेगा, जो कि अभी तक हमें मजाक लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कचरा ही तो फेंका है, ठीक है, थोड़ा सा पोल्यूशन ही तो है, अरे एक ही तो ट्री काटा उसमें कौन सा हो गया। लेकिन जब वो होल पर देखा जाता है, एज एन होल देखा जाता है, सब लोग सारी जो पूरी कंट्री उसे मिलाकर देखें, या हम बोले पूरी वर्ल्ड भी जो इन्वायरमेंट है उसे भी अगर हम लोग मिलाकर देखें, तो ये काफी जो है ये बहुत बड़ी एक कंसर्न है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेम 2 मूवमेंट्स टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। 2 मूवमेंट्स बताइए जो कि कटिंग ऑफ ट्रीज को प्रिवेंट करे थे, या प्रिवेंट जो है उसमें प्रिवेंशन किया गया था कटिंग ऑफ ट्रीज का। 2 मूवमेंट्स हमें बताने हैं। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है अपनी जो अपना जो पूरा चैप्टर है उसमें, एंड आई गेस कि आप लोगों को पता है। 2 बहुत ही सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, दैट इज चिपको एंड अपीको, राइट। ये 2 मूवमेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज चिपको मूवमेंट एंड अपीको मूवमेंट। तो बस यही दोनों जो है ये हमारे जो है क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम अ पेस्टिसाइड विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक पेस्टिसाइड का हमें नेम बताना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड कौन सा आता है? नीम बेस्ड पेस्टिसाइड, राइट। सो बिल्कुल उसका आंसर हम वही लिखेंगे, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये नीम से बना हुआ है, नीम इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट। नीम एक क्या है, एक प्लांट है जिसको हम लोग जिसे जो कि यूज किया जाता है टू किल दी पेस्टिसाइड्स। तो उसमें जो है कोई भी और फर्दर प्रोसेसिंग करके उसे एक प्रॉपर हम बोलेंगे एक सोल्यूशन बना के और पेस्टिसाइड्स के लिए यूज किया गया, पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेम एनिमल्स और बर्ड्स विच हेल्प इन बायोपेस्ट कंट्रोल। हमें कुछ एनिमल या बर्ड्स का नेम बताना है जो कि बायोपेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब ये कुछ एनिमल्स या बर्ड्स कौन से हो जाएंगे? ये हो गए स्नेक्स, आउल्स, पीकॉक, लिजर्ड एक्सेट्रा हेल्प इन बायोपेस्ट कंट्रोल। अब इन चीजों में कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ, ठीक है। अब आए हमारे पास में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बेसिकली आपके 3 या 4 मार्क्स में आते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा जो है डिटेल में लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट एटलीस्ट आपके जो वेरी शॉर्ट है उससे आपके बड़े आंसर्स होने चाहिए। ट्राई राइटिंग योर आंसर्स मोर इन पॉइंट्स रेदर देन इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स में अगर आप जो है ये लिखोगे आपके जो आंसर्स है वो, तो ठीक है वो आंसर सही है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा एक एग्जामिनर पे। अगर आप वही चीज पॉइंट्स में लिखोगे तो एक जो एग्जामिनर है उसे भी जो है ना चेक करने में मजा आएगा, और उसे लगेगा कि चलो मुझे इतने से पॉइंट्स ही तो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं और मार्क्स देते हैं, ये वाली फीलिंग, ठीक है। क्योंकि जब वो नंबर ऑफ कॉपीज को चेक करते हैं तो उनका जो माइंड है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज हमें करनी है कि हमें पॉइंट्स को ज्यादा यूज करना है रेदर देन पैराग्राफ्स। अब क्वेश्चन क्या है,
the government of India is taking several steps to improve the public transport system. The metro rail network is one such endeavor. The basic motive behind this strategy is to reduce environmental degradation. What are your views on this strategy? अब ये बेसिकली आपसे हम बोल देंगे, ये एक हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यों बोल देंगे? क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी जो है ना बुक का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपको क्या बोला गया है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वेरियस स्टेप्स ले रही है जिससे कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव कर सके, और उसी का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेट्रोज, ठीक है। तो क्या ये जो मेट्रोज है या ये जो गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी है उस पर आपको आपके व्यूज बताने हैं कि आपको क्या लगता है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये सब कुछ आपको जो है शो करना होगा, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, आई थिंक दैट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज करेक्ट। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमारे अकॉर्डिंग जो है हमें जो लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है वो क्या है? करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है वो चीज, उसका हमें जो है पूरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। Improving the public transport system will motivate people to use this mode of transport instead of using their personal vehicles. अगर हम environment के point of view से बात करें तो पर्सनल व्हीकल ज्यादा बेटर है या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो ज्यादा बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एनवायरनमेंट के बेसिस पर बोल रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक बस में आपके जो है 30 पैसेंजर्स जो है वो आ गए, ठीक है। अब अगर वही 30 पैसेंजर्स अपनी 30 अलग अलग व्हीकल्स लेके जाते तो ज्यादा पोल्यूशन होता एज कंपेयर टू एक बस का पोल्यूशन, राइट? क्योंकि वहां पर एक ही बस है जो 30 लोगों को छोड़कर आ गई जहां पर भी उन्हें जाना है। लेकिन अगर यही 30 लोग जो है वो अपने व्हीकल से जाते तो 30 वेरियस व्हीकल से पोल्यूशन जो है वो क्या होता? रिलीज होता और वो हमारे एनवायरनमेंट पर ज्यादा नुकसान पहुंचाता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेटर है जो है हमारा पर्सनल ट्रांसपोर्ट। सो इफ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनवायरनमेंट तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी कि जो इम्प्रूव कर रहे हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वो मोटिवेट करेगा लोगों को कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें रेदर देन पर्सनल व्हीकल्स। लोग क्यों जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना चाहते? क्योंकि जो है उसमें उन्हें वेरियस इनकन्वीनियंसी होती है, इतना टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, राइट? ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए जो है जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो लोग पर्सनल व्हीकल ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही अच्छा बना दे, A1 क्वालिटी का बना दे, तो क्यों जो है लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स लेके जाएंगे, राइट? अब फिर हर कोई सोचेगा कि यार वो है तो वहीं से चले जाते हैं ना, तो ज्यादा वेट करना पड़ेगा, हम टाइम से पहुंच भी जाएंगे जहां पर भी जाना है, और ऐसा कोई धक्का मुक्की वाली चीज नहीं है, आराम से सुकून से बैठकर चले जाएंगे, राइट? तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वो मोटिवेट करेगा लोगों को कि हाँ वो पर्सनल व्हीकल्स छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें। This will definitely help to reduce environmental degradation, as studies have indicated that emission of harmful gases from trains per passenger or kilometer are nearly half as that of the कार, ठीक है। क्या क्या रिसर्च से क्या पता चला है? रिसर्च से ये पता चला है मतलब कि दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज स्टडीज हैव इंडिकेटेड। स्टडीज ने क्या इंडिकेट किया है कि जो एमिशन है हार्मफुल गैसेस का, किससे? ट्रेन से, वो पर पैसेंजर क्या है? हाफ है अगर वही पैसेंजर कार से ट्रेवल करे तो, ठीक है। जैसे कि मैं कार से ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं जो ये कार से ट्रेवल कर रही हूँ तो उसकी वजह से जो मेरी कार एमिट कर रही है कुछ हार्मफुल जो गैसेस है एनवायरमेंट में, उसका वो जितना भी कर रही है उसका हाफ जो है अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से करूं तो उसमें होगा। पर पैसेंजर हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम पर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि जितने लोग भैया एक कार के अकॉर्डिंग वो कर रहा है, हर एक पैसेंजर का हाफ हाफ। तो ये सोचो कि इतने नंबर ऑफ पैसेंजर है, उनका अगर हाफ हाफ भी बच रहा है तो बहुत ज्यादा जो है हमारा एनवायरमेंट पल्यूट होने से बच सकता है।
ऑल्सो वन बस emits far fewer fumes than 20 cars, ठीक है। 20 कार्स अगर हम साथ में लें और एक बस को लें तो एक जो बस है वो इन 20 कार की जगह पर बहुत ही कम जो है फ्यूल्स एमिट करती है। सो एयर पोल्यूशन विल रिड्यूस एंड द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट विल इम्प्रूव। तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा और जो क्वालिटी है एनवायरमेंट की वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये कुछ हमने बताए हैं क्या, अपने रीजंस की क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी है। तो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी। आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि कैसे आपको आंसर करना होगा कुछ ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस को। अपना जो है ना बेसिक जो हमारा कॉमन सेंस है वो हमें यूज करना है, आपको सिनेरियोस क्रिएट करना है आपके माइंड में और उन चीजों को वन बाय वन समझते जाना है, तो आप इजीली जो हो इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए। A truck driver had to pay ₹1,000 as challan as his truck was emitting black soot. Why do you think he was penalized? Was it justified? Discuss. एक ट्रक ड्राइवर है, उसके ऊपर एक चालान जो है वो लगाया गया, कितने का, ₹1000 का, और उसके पीछे का रीजन क्या था कि वो जो ट्रक है वो ब्लैक शूट जो है वो इमिट कर रहा था। आपने देखा होगा कई बार कोई सी बस में या किसी ट्रक में आप उसके पीछे चल रहे हो तो आप देखते हो कि बहुत ही ज्यादा वो जो ब्लैक स्मोक है वो निकलता है, राइट, बहुत ही ज्यादा। इवन कई बार जो है ये आपको कुछ बाइक्स या कुछ कार्स में भी देखने को मिलता है। तो क्या ये चीज सही है? नहीं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन होता है और उस चीज को ठीक करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो क्या ये चीज जस्टिफाइड है कि उसको जो है वो जो ट्रक ड्राइवर है उसके लिए जो है चालान लगाया गया उस ट्रक पर कि आपका जो ट्रक है वो ब्लैक शूट जो है वो इमिट कर रहा है? क्या ये चीज सही है, जस्टिफाइड है? यस, ये बिल्कुल सही है। और ये सही क्यों है स्टूडेंट्स? ये सही इसलिए है क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारी जो एयर है वो डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में पैनलाइज्ड क्यों हुआ? वो पैनलाइज्ड होने का रीजन क्या था? बिकॉज उसकी वजह से जो है वेरियस काइंड ऑफ जो है पोल्यूशन और हमारी जो एनवायरमेंट है उसको इफेक्ट हो रहा है, इसलिए उसको पैनलाइज किया गया और ये बिल्कुल जस्टिफाइड भी है। All right. So to check environmental pollution, the government has imposed fines and penalties on vehicles and industries which cause air pollution. ठीक है, environmental pollution को चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो various kind of जो है फाइन्स इम्पोज करती है, पेनाल्टीज इम्पोज करती है व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज पर जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। सिंस द ट्रक वाज एमिटिंग ब्लैक शूट, दिस ऑन implies that it was polluting air, therefore the truck driver was penalized। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि हाँ जो ट्रक है वो पोल्यूट कर रहा था एयर को, इसलिए बिल्कुल जो ट्रक ड्राइवर है वो पैनलाइज किया गया। Yes, it was justified because only then the transport operators will adhere to the norms led by the government। ठीक है, ये जस्टिफाइड क्यों है? ये जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी के बाद में जो है ऐसी जो है जब इनको पैनलाइज किया जाएगा, जब इन्हें जो है कोई भी काइंड ऑफ चलान पे करना पड़ेगा, तभी ये जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है ये अपने व्हीकल्स को सही रखेंगे, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, उन्हें प्रॉपर चेंज करेंगे जब जरूरत है और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये कोई भी पैनलाइज और ये सारी चीजें ना की जाए तो बिल्कुल जो है ये जो ऑपरेटर्स है ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे कि अब वो भले कुछ भी करे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ऐसे में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिग्रेड होता चला जाएगा। इसलिए ये चीज बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर।
डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है और एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे होता है, इस पूरे कंसेप्ट को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। हमें इस पर जो है पूरा एक क्या लिखना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। सो व्हाट आर एनवायरमेंटल क्राइसिस, सबसे पहले तो हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सो एनवायरमेंटल क्राइसिस ऑकर्स when carrying capacity of environment is exceeded through excessive exploitation of natural resources or when generation of waste exceeds the absorptive capacity of environment। ठीक है, जो environmental crisis है वो कब अराइज होते हैं, वो अराइज होते हैं जब जो केयरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट की वो एक्सीड हो जाती है। ठीक है, किस वजह से एक्सीड हो जाती है, because of excessive exploitation of natural resources। what is carrying capacity? carrying capacity का मतलब होता है कि आप जिस रेट से आपके जो ये environmental resources हैं उन्हें आप यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा रेट से जो है उसमें रीजनरेशन हो जाना चाहिए, तो वो होता है केयरिंग कैपेसिटी। मतलब कि आपका जो वेस्टेज है, आपका जो यूसेज रेट है, वो इन्वायरमेंट की जो केयरिंग कैपेसिटी है, इन्वायरमेंट जितना जो है कैरी कर सकता है उसके अंदर आ रहा है। अगर केयरिंग कैपेसिटी से एक्सीड हो जाता है तो इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है वो अराइज होने लगते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती है। तो एट प्रेजेंट हम आज के सिनेरियो में क्या बोलेंगे, हम लोग केयरिंग कैपेसिटी एक्सीड कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, तभी तो इतने सारे इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये जो है केयरिंग कैपेसिटी से जब एक्सीड हो जाता है तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो अराइज होने लगते हैं। ठीक है, और ये कैसे एक्सीड होता है, थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम बहुत ही ज्यादा एक्सेस में क्या करने लगते हैं, एक्सप्लॉइट करने लगते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। और या फिर हम ये बोलेंगे कि जब जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है वो एक्सीड हो जाता है उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट से। ठीक है, मतलब कि हम जो वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं अगर वो ज्यादा हो जाए एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से तो भी ये प्रॉब्लम जो है अराइज होती है। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, उसका मतलब है कि जो एनवायरमेंट है वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो जब एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा हमारा वेस्ट जनरेशन हो जाता है तो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो अराइज हो जाते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर आप इन्वायरमेंट के केयरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अपार्ट वर्क कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। ठीक है, so environmental crises manifest themselves in the form of global warming, climate change, ozone depletion, besides the depletion or even extinction of certain resources। तो ये जो environmental crisis है वो अपने आप को manifest किस वे में करता है, मतलब कि अपने आप को जो है शो कैसे करता है कि हाँ environmental crisis अराइज हो गई, ये कैसे शो किया जाता है या ये हमें कैसे देखने को मिल रहा है। वेरियस हम प्रॉब्लम्स देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, राइट। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आज के टाइम में आप देखते हो कुछ भी क्लाइमेट चलता है, ठंड में बारिश हो रही है, बारिश में बारिश हो ही नहीं रही है, इतनी एक्सेसिव बारिश हो रही है कि बिल्कुल फ्लड्स ही आ गए हैं, गर्मी बहुत ही ज्यादा एक्सेस में हो रही है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक चेंज जो है वो होते हैं। और आप क्या देखते हो, ओजोन डिप्लीशन, आपके जो वेरियस रिसोर्सेज है वो तो डिप्लीट हो रहे हैं लेकिन उसके अलावा ये ओजोन डिप्लीशन वगैरह, तो ये कुछ हम बोलेंगे कि ये कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू हमें जो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, इट इज अ सीरियस थ्रेट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज टू द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, क्या है ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो एक सीरियस थ्रेट है, किसके लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज टू द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो ये प्रोडक्शन रिसोर्सेज है ये अवेलेबल हो जाएं, प्रोडक्शन रिसोर्सेज उन्हें मिल जाएं, इस चीज़ के लिए हम बोलेंगे कि ये काफ़ी एक थ्रेट है। पता नहीं उन्हें जो है प्रोडक्शन रिसोर्सेज मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, फिर मतलब अगर ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस बढ़ता रहे तो implying that the speed or pace of growth today would ultimately become unsustainable, threatening the quality of life in future generations। ठीक है, क्या है जो स्पीड और पेस ऑफ ग्रोथ है, किस चीज का,
आज की डेट में जो स्पीड और पेस ऑफ ग्रोथ है, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ में जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो भी उतनी ही स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो अनसस्टेनेबल, थ्रेटनिंग बन जाएंगी किसके लिए? लाइफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे जो दादाजी परदादाजी लोग हैं उनके टाइम पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हुआ करता था, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छी होती थी, उन्हें जो है बहुत सारी डिजीजेस नहीं होती थी। अब आप आज की डेट में देखो, आपको कुछ ना कुछ नई नई डिजीजेस मिल जाएंगी कि ये हो गया, इससे ये हो गया, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज हम बहुत ही जो है पल्यूटेड, डिग्रेडेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें जो है हम पर इफेक्ट कर रही है। ठीक है, so the world today is facing environmental crisis of unprecedented levels. There is a huge pressure on environment on account of rising population and effluent consumption and production patterns. ठीक है, जो आज की डेट में जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे क्या कर रही है? एनवायरमेंटल क्राइसिस फेस कर रही है और अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर। ठीक है, और ये जो है ये बहुत ज्यादा ह्यूज प्रेशर आ रहा है किस पर? एनवायरमेंट पर, ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड अफ्यूलेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। ठीक, तो ये हमने जो है एनवायरमेंटल क्राइसिस को एक्सप्लेन किया, जो कि आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन का जो कंसेप्ट है ये हमें डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी अर्थ में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से जो है वेरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, उसकी वजह से वेरियस काइंड ऑफ स्किन कैंसर्स और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, जो आईज है वो मेल्ट हो रही है। ठीक है, जो ओशंस का वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज जो ये कोस्टल आइज है वो मेल्ट हो रही है, और आइज मेल्ट होकर पानी बनती है, तो उस जो ये हमारे जो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है ओशंस का, उसकी वजह से वेरियस काइंड ऑफ जो वाटर डिजास्टर्स है वो हो रहे हैं, जैसे कि ह्यूरिकेन्स आ रहे हैं, जो फ्लड्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो है ये वेरियस काइंड ऑफ क्या है? ओजोन डिप्लीशन के कॉजेज, ओजोन डिप्लीशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ओजोन क्यों डिप्लीट हो रहा है? जो हमारी ओजोन लेयर है उसका डिप्लीट होने को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। तो ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो उसके पीछे रीजन है कि रिलीज ऑफ सम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, जो आपका हम बोलेंगे ब्रोमोक्लोराइड है, ऐसी जो गैसेस हैं ये जब रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में और वो बहुत ही ज्यादा जो है रेट में रिलीज हो रही है, तो उसकी वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। एंड इवन एज ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जो है प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्या नाम था उसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें ये मतलब कि सेटअप हुआ था यूनाइटेड नेशंस, और इसमें जो है वेरियस कंट्रीज इसका पार्ट बनती गई। एज सच इंडिया भी इसका पार्ट बनी है, और ये लोग मेजर्स लेते हैं जिसकी हेल्प से ये ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कि कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, तो मैंने जो है आपको ओजोन डिप्लीशन समझा दिया, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है, क्या मतलब है, सब कुछ मैंने समझा दिया है। बस अब एक बार इसका जो है रिटन आंसर देख लेते हैं कि आप लोग इसको प्रॉपरली लिखने कैसे वाले हो। So ozone depletion refers to reduction in ozone, a protective layer in the stratosphere. ये जो हमारे various spheres होते हैं, troposphere, stratosphere, heterosphere, इन सब में से जो stratosphere है उसमें जो है present होती है ozone layer, और ये जो ozone है ये जो एक protective layer है ये हो रही है क्या? reduce। ये जो ozone layer है हमें किससे protect करती है?
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। जो सन है स्टूडेंट्स, उसमें से जो हमारे पास में रेज आती है, मतलब कि जो सनलाइट आती है, उसमें आपको वेरियस काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको 3 काइंड ऑफ रेजेस इसमें से देखने को मिलती है। इस चीज को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, एक बार और बता देती हूँ। These are what, एक आती है आपकी जो कि हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है, हम बोलते हैं इसको गुड यूवी रेज। फिर एक आती है आपकी थोड़ी सी, हम बोलेंगे कि थोड़ी हार्मफुल, ओके, नॉट एग्जैक्टली हार्मफुल बट स्टिल कुछ हार्मफुल, हम बोलेंगे कि हाँ थोड़ी उसमें जो है आपको हार्मफुलनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं कि मॉडरेट लेवल की जो है क्या है प्रॉब्लम्स है, और एक आती है जो कि बिल्कुल ही हार्मफुल होती है, ठीक है। तो ये 3 काइंड ऑफ आपको रेजेस देखने को मिलती है। तो जो ओजोन लेयर है, दिस इज द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या करती है, इस चीज को तो डायरेक्टली आने देती है, उसके बाद में जो मॉडरेट लेवल की है उसे यहाँ पर फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद में फिर वो अर्थ में पहुंचती है, और ये जो एक्सट्रीमली हार्मफुल है ये वापस जो है चली जाती है, ठीक है, मतलब कि उन्हें एंटर ही नहीं करने देती है जो ओजोन लेयर है वो हमारी एनवायरमेंट में, तो वापस जो है रीडायरेक्ट हो जाती है और वहीं पर ही ऊपर ही रहती है, ठीक है, अर्थ में एंटर नहीं होती है। अब क्या हो रहा है कि जब ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, ये यहां से मान लो ये एक होल बनता जा रहा है हमारी ओजोन लेयर में, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह सारी, वो तो तीनों ही रेज एक साथ में ही चलती है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फिल्टर वाली चीज है ये नहीं हो पा रही, ये रेज आपकी एंटर कर रही है, साथ ही साथ ये जो हार्मफुल रेज है ये भी एंटर कर रही है। तो ऐसे केस में जो आपकी ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, तो उसकी वजह से ये जो हार्मफुल रेजेस है ये एंटर कर रही है। हम लोग जिस सनलाइट को, जिस सन रेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या जिसे हैंडल कर सकते हैं, वो सिर्फ ये वाली है, दैट इज गुड यूवी रेज। बट जो मॉडरेट और वो जो एकदम एक्सट्रीम हार्मफुल वाली है, वो अगर हम लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो हमें वेरियस प्रॉब्लम्स होती है, और बस वही चीज हो रहा है कि अब हम जो है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना स्टार्ट होते चले जाएंगे, अगर ये ओजोन में जो होल है वो अगर इंक्रीज होता चला गया तो, ठीक है। सो आई गेस की क्लियर हो गई ये चीज आप लोगों को। फिर उसके बाद में this occurs owing to the excessive presence of chlorine and bromine compounds like chlorofluorocarbons and bromofluorocarbons, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूजुअली जो एसीज जो होती है हमारी उसमें से जो एमिट करते हैं, ठीक है, जो एमिट होता है। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज की जाती है वो गैस, तो ये जो गैसेस हैं इनकी वजह से जो है ओजोन डिप्लीट हो रही है। ये जो आपके टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, ये जो गैसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इन गैसेस का नेम ही नहीं लिखोगे तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है। इवन इसके अलावा आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ओजोन डिप्लीशन किन पर्टिकुलर गैसेस की वजह से हो रहा है, तो वो आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। एज ओजोन डिप्लीट्स देयर इज ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीचिंग द अर्थ विच इज अ डेंजर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे ही ओजोन डिप्लीट हो रही है तो उसकी वजह से क्या है, ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अर्थ में पहुंच रहे हैं, और इसकी वजह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ये एक डेंजर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स, एनिमल्स, सभी के लिए जो है ये एक डेंजर है, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम इन द रीसेंट पास्ट नियरली 5% डिप्लीशन in ozone layer has been recorded which is an issue of global concern। ये सिर्फ एक कंट्री या 2 कंट्री का कंसर्न नहीं है, ये क्या है, ग्लोबल कंसर्न है। पूरी हमारी जो वर्ल्ड है, पूरी जो हमारी अर्थ में जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी के लिए एक ये कंसर्न है, क्योंकि ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये किसी कंट्री या किसी पर्सन या किसी प्लेस पर जो है इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि पूरे के पूरी जो हमारी अर्थ है उस पर अफेक्ट होने वाला है, पूरी वर्ल्ड पर अफेक्ट होने वाला है, इसलिए ये एक ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है। तो नियरली ये 5% जो है हमें डिप्लीशन इन ओजोन लेयर
पता रिकॉर्ड किया गया है, पता चला है, जो कि काफी ग्लोबल कंसर्न है। और ये क्योंकि एक ग्लोबल कंसर्न है तो फिर क्या किया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक कमिटी जो है वो सेटअप की गई जिसको नेम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हैज बैंड द यूज ऑफ CFC कंपाउंड एज वेल एज अदर केमिकल कंपाउंड्स व्हिच लीड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, trichloroethane also known as methyl chloroform and bromine compounds known as halogens। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कंप्लीटली बैन करवाया किस चीज पर, ये इनके यूजेस पर, CFC कंपाउंड जिसमें प्रोड्यूस होते हैं वैसे गैसेस के यूजेस पर क्या किया गया, बैन किया गया। आप कोई अल्टरनेटिव जो है मेजर ढूंढो लेकिन इन चीजों को मत यूज करो या इनका यूसेज कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ये ओजोन है वो हमारी प्रोटेक्टेड रह सके। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड ये जो हमारा क्वेश्चन था आई गेस ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Justify why is it necessary to synchronize traffic lights or use public transport instead of private transport and develop solar panels for household consumption। ये बताओ कि मतलब हमें बताना है कि ये क्यों नेसेसरी है कि ट्रैफिक लाइट्स को सिंक्रोनाइज किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और सोलार पैनल्स यूज किए जाएं हाउस होल्ड कंजम्पशंस के लिए। मतलब कि अगर हम देखें तो देखो ये किस साइड हमें लेकर जा रहा है, सोलार पैनल्स को यूज करो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। क्या चीज समझ में आ रही है कि हम यहाँ पर इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्राइसिस कम हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेड कम हो, उसके लिए हम मेजर्स ले रहे हैं। तो इन मेजर्स को लेना क्या है, जरूरी है। व्हाई इज इट नेसेसरी बोला है तो व्हाई इज इट नेसेसरी में हम क्या बताएंगे कि इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखना, इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, दिस इज नेसेसरी टू सेव ऑन एनर्जी। इफ ऑल मेन ट्रैफिक लाइट्स आर सिंक्रोनाइज्ड देन द फ्यूल वेस्टेड बाय व्हीकल्स वेटिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट्स कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर सारे ही जो आपके ट्रैफिक लाइट है वो अगर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो जो फ्यूल वेस्ट होता है व्हीकल्स का, कि वो ट्रैफिक लाइट्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर वेट कर रही है कि ये ग्रीन हो जाए, तो वो फ्यूल जो है वो क्या हो सके, वो फ्यूल जो है वो बच सके, वो वेस्ट ना हो, वो एनर्जी सेव हो सके, ठीक है। सिमिलरली इफ वी कॉन्शियसली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन प्लेस ऑफ private vehicles like scooter, motorcycles and cars, then it saves fuel, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूल सेव होगा, कम पोल्यूशन होगा, फ्यूल भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये एक गुड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखा रही है। Further, if solar panels are installed to fulfill domestic needs of energy, heating, washing and cooling, we can save a lot of fossil fuels used to generate electricity, ठीक है। अगर हम सोलार पैनल को इंस्टॉल करते हैं अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए, डोमेस्टिक नीड्स ऑफ एनर्जी के लिए, जैसे कि हीटिंग, वॉशिंग और कूलिंग है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वी कैन सेव अ लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो वेरियस जो फॉसिल फ्यूल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम सेव कर सकते हैं। एज वी नो कि कोल जो है वो सबसे ज्यादा एक हम बोलेंगे मेन सोर्स है हमारा ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो उस चीज का उसे हम सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो थर्मल पावर प्लांट्स और ये है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, तो वो चीज भी जो है वो उससे भी हम लोग बच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजें क्या है, नेसेसरी है कि हम ये सारी चीजें जो है यूज करें, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है हमारी, सिविलाइजेशन राइजेस विथ अर्बनाइजेशन बट एनवायरमेंट सफर्स डिग्रेडेशन। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स दैट रिसोर्सेज आर रैशनली यूज्ड
कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड मीन्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है और रीजंस के साथ में बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाली पर आऊं स्टूडेंट्स, दैट इज सिविलाइजेशन राइजेस विद अर्बनाइजेशन बट एनवायरमेंट सफर्स डिग्रेडेशन, क्या ये चीज सही है? यस, बिल्कुल, दिस इज ट्रू। अब इसका रीजन हम क्या लिख रहे हैं? सिविलाइजेशन राइजेस विद अर्बनाइजेशन but environment suffers degradation because with urbanization forest land gets converted into townships। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में हमने जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन के साथ में क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो टाउनशिप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा एक पूरा फॉरेस्ट कवर है, पूरा जो लैंड है, जो इतने सारे फॉरेस्ट है, उन्हें हमने कट करके क्या कर दिया, टाउन में बदल दिया। उस पर हमने जो है बिल्डिंग्स, उस पर जो हमने इंडस्ट्रीज, हाउसेस क्रिएट कर दिए हैं। तो विथ अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू टाउनशिप। एंड जो सेकेंड वाला है, दैट इज sustainable development requires that resources are rationally used, keeping in mind the needs and means of future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज रिक्वायर करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो रैशनली यूज किए जाएं। किस चीज को माइंड में रखते हुए, नीड्स और मीन्स एंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही बोलता है कि आप फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचो? बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यही चीज बताता है कि आप आपके जो सारे रिसोर्सेज है उन्हें ऐसे यूज करो कि जो फ्यूचर कमिंग जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो जरूरत है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल रह सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है, हमने इसको ट्रू लिखा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसे एक्सप्लेन कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करता है विदाउट चैलेंजिंग, बिना किसी चैलेंज किए या सैक्रिफाइस किए हुए किसको, एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर है। ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है कि ट्रू क्यों है ये स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके बीच में रिलेशनशिप हमें एक्सप्लेन करना है, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें शो करना है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना एनवायरमेंट को हार्म किए जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है क्या? देखो, बिल्कुल हो सकता है। बस बात इतनी सी है कि आपको आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूज करना है। ये नहीं कि हम बस डेवलपमेंट के साइड जाएंगे, हमें जो है एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो थॉट प्रोसेस है इसे हमें मेंटेन नहीं रखना है। अगर हम आज की प्रेजेंट डेट में बात करें तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इकोनॉमी डेवलप हो रहा है तो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। इकोनॉमी जो है वो अच्छी बन रही है तो एनवायरमेंट खराब होता जा रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें जो है इसका रिलेशनशिप ही बताना है। सो देयर आर टू व्यूज ऑन हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। दो व्यूज है कि कैसे ये जो है हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो जो एनवायरमेंट है उसको अफेक्ट करता है। क्या है वो दो व्यूज, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्यू, economic development degrades our environment by using natural resources for production of goods and services। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या कर रहा है, वो डिग्रेड कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट व्यू में हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिग्रेड कर रहा है एनवायरमेंट को। कैसे? बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें एनवायरमेंट के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें हम कर रहे हैं यूज। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट व्यू में हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट जो है वो हो रहा है डिग्रेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब जो सेकेंड व्यू है वो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्रूव्स इम्प्रूव्स इन्वायरमेंटल क्वालिटी। सेकेंड व्यू क्या बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव करता है इन्वायरमेंट की क्वालिटी को। क्या ये चीज मतलब कि ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम जो है दोनों ही व्यूज बता रहे हैं, दोनों ही रिलेशनशिप बता रहे हैं। एक में हम बता रहे हैं कि डिग्रेड हो रहा है और एक में हम बता रहे हैं कि इंप्रूव हो रहा है। अब इंप्रूव कैसे हो रहा है? द डिस्कवरी ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड सोर्सेज नॉट ओनली यूज लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स बट समटाइम्स रिप्लेस देम। Thus, with economic development, degradation of environment decreases। ठीक है, तो जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, न्यू चीजें डिस्कवर की जा रही है, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू वेंचर, सब कुछ। ठीक है, अब अलग अलग वे से सब कुछ, ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह है, तो इसकी हेल्प से अब हमें नेचुरल रिसोर्सेज कम यूज करने पड़ रहे हैं। हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के साथ में भी सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट की जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, ये इनका बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो इस वे में इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहा है विथ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने जो है ये दो वेज हो सकते हैं। सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपके इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा, और ये भी नहीं बोल सकते कि वो इंप्रूव ही करेगा। दोनों चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है अपने ये दोनों व्यूज बता दिए कि देखो ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, from the above discussion we find the relationship between environment and economic development is dynamic and complex। अब हम ये नहीं बोल सकते कि environment और economic development के बीच में एक positive relationship है या negative relationship है, क्योंकि हमने देखा कि ये दोनों साइड मूव कर रहा है। एक डेवलप हो रहा है, दूसरा भी सही हो रहा है, और एक कम हो रहा है, मतलब कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो भी आपका जो है इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। तो मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिलेशनशिप देखने को मिली। तो अब हम जो है एसर्टेन नहीं कर सकते या डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ऐसा ही रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है आपका जो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज नहीं बता सकते। It is difficult to decide whether the economic development leads to degradation of environment or not। ये चीज क्या है, ये चीज डिफिकल्ट है डिसाइड करने में कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का या नहीं हो रहा है। ठीक, undoubtedly economic development leads to excessive extraction of natural resources and generation of pollutants, but it introduces new processes, materials and discoveries। We should be careful and ensure that the economic development should not manage the environment। ठीक है, अनडाउटेडली हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई अनडाउटेडली ये बात तो बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसकी वजह से एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेस का और जो पोल्यूटेंट्स है उनका जनरेशन। ठीक है, लेकिन बट It introduces new processes, materials and discoveries। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो है न्यू प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन हो रहा है, मटेरियल्स डिस्कवरीज हो रही है न्यू। वी शुड बी केयरफुल एंड इंश्योर दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड नॉट डैमेज द एनवायरमेंट। तो हमें इस चीज में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ही जो है हमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी वजह से एनवायरमेंट जो है वो डैमेज ना हो। इस चीज पर हमें जो है बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को हो गई अब क्लियर अच्छे से कि ये जो एनवायरमेंट और आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। दैट इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। हम लोग नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीजें पॉसिबल है। फिर उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is degradation of land? Which factor contribute to degradation of land in India? Degradation of land क्या होता है और कौन से फैक्टर्स हैं इंडिया में जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। Now what is basically the meaning of land degradation? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लैंड की क्वालिटी है वो रिड्यूस होना। ठीक है,
वो हो जाएगा आपका लैंड डिग्रेडेशन। अब किन फैक्टर्स की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है स्टूडेंट्स? देयर आर वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एक मेन फैक्टर हम इसे बोल सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन मेन फैक्टर क्यों है? अब इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो, ये होता है हमारा लैंड, यहाँ पर होते हैं हमारे ट्रीज, ठीक है। अब अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत पुराने पुराने फॉरेस्ट है, तो उनमें जो ट्रीज है वो भी बहुत पुराने पुराने। अब जितना पुराना ट्री उतना ही ज्यादा यहाँ पर उसकी स्ट्रॉन्ग पकड़, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपको इसकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लगेगी। ऑलराइट, और ये जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप ये तो नहीं करोगे कि यहाँ से पेड़ काटोगे, वो चीज तो चलो आपने बड़े पेड़ काटे, लेकिन आपको जो है अगर डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो आपको जो है ये सारी रूट्स को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ऊपर से कट किया तो ये ट्री तो वापस ग्रो हो जाएगा, है ना। या फिर आप यहां से भी कट कर रहे हो तो ट्री तो फिर अगर रूट्स रह जाएंगे तो वो वापस ग्रो हो जाएगा, फिर वहां पर कुछ आपकी इंडस्ट्री या कुछ बन जाएगा तो वो चीज प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है रूट्स ही निकालनी पड़ती है। तो जब ये पूरी रूट्स एकदम जो है वो हम बोल लेते हैं जड़ से जब आप निकालते हो, ठीक है, जब आप रूट्स को निकालोगे तो उसकी वजह से यहाँ की जो पूरी हमारी जगह है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा वीक बन जाएगी, है ना। तो जब ये वीक बनेगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट इस लैंड पर आ रहा है, राइट। जो पूरा लैंड है वो क्या हो गया है? वो पूरा लैंड जो बहुत ज्यादा वीक बन गया, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब उस लैंड में जो है इतनी पावर नहीं है कि वो उसकी सॉइल को रोक के रख सके या जो वाटर उस पे से फ्लो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ये चीज नहीं है। जब तक ट्रीज थे तो ट्रीज की वजह से ये पूरा जो लैंड वो बहुत स्ट्रांग बना हुआ था। अब जब डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वो अल्टीमेटली सब कुछ चला गया, ठीक है। मतलब कि हम ये बोल देंगे कि इस लैंड से जो है उसका हार्ट लेकर चले गए हम, ठीक है। तो इसलिए ये हुआ है। अगर कोई एक लैंड है जिस पर ट्रीज है ही नहीं तो उस पर अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी लैंड को जो डिफॉरेस्टेशन अगर कर रहे हो तो उसकी वजह से वो लैंड जो है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? डिटोरिएट हो जाती है। तो ये एक रीजन हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, ठीक है। देयर आर मेनी रीजंस जिनकी वजह से जो है डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें वही चीज बतानी है कि डिग्रेडेशन क्या होता है और क्या फैक्टर्स है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डिग्रेडेशन में। तो आपका आंसर हम लोग लिखें, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच ऑकर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। क्या है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ फर्टिलिटी या फिर हम इसे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एक लैंड के पास में क्या है? एक लैंड के पास में बहुत सारी हम बोलेंगे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं जो भी उसमें प्लांट्स वगैरह या जो भी चीज का आप प्रोडक्शन करना चाहो उसको प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर लैंड डिग्रेडेशन हम बोल रहे हैं मतलब कि उसकी जो वो क्वालिटी है, उसका वो जो फंक्शन है वो अब नहीं बचा, ठीक है। वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लैंड। और ये क्यों अकर होता है? बिकॉज ऑफ इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं हम लैंड का या फिर जो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इनएप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट वे में हमें देखने को मिल रही है। अब इसके जो कुछ फैक्टर्स हमने लिखे हैं, सो फॉलोइंग प्रिंसिपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन इंडिया। ऑलराइट, क्या है? एक्सेसिव ग्रेजिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। एक्सेसिव ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा जो है आप उसको ग्रेज कर रहे हो, मतलब कि वो जो ग्रास होती है लैंड पे, आपने जो है एनिमल्स आप लोगों ने देखे होंगे कि एनिमल्स को जो है जो लैंड है, खाली लैंड है, उस पर छोड़ दिया जाता है कि वो वहां पर जितनी भी जो ग्रास या प्लांटेशन है वो ईट कर सके, ठीक है। तो वो ठीक है, वो उन्होंने जो है वो खा लिया।
अब उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में वहां पर अगर उस लैंड पर और ज्यादा वो चीज ग्रो नहीं हो रही है तो वो खत्म हो जाएगी, एक्सट्रैक्शन रेट आपका ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप उन एनिमल्स को उसी सेम लैंड पर छोड़ रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवर ग्रेजिंग होगी, जो चीजें नहीं जो है लैंड से जानी चाहिए वो भी चली जाएगी। सो दैट इज एक्सेसिव ग्रेजिंग, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है उसमें हमें लॉस देखने को मिलता है। इरोजन ऑफ सॉइल ड्यू टू ट्री फेलिंग, जो ट्री फेलिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन, ठीक है। अब यू नो कि सॉइल को जो है पकड़ के कौन रखता है, ट्री पकड़ के रखता है, ठीक है। तो अगर ट्री नहीं है और अगर ट्री पहले था अब नहीं है तो उसकी वजह से तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो सॉइल इरोड हो गई। और उस सॉइल के इरोड होने के साथ साथ में उस सॉइल में प्रेजेंट जो वेरियस मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह हैं वो सारे इरोड हो गए। अब खाली लैंड का क्या करोगे, लैंड के ऊपर सॉइल ही तो है जिसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्री फैलिंग क्या हुआ है, जो सॉइल है वो इरोड हो गई, उसकी वजह से वो जो लैंड बचा हुआ है उसका कोई जो है अब यूज नहीं बचा, या हम बोले कि वो अब उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटीज नहीं बची होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता है। फिर फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो गई तो अगर फॉरेस्ट का फॉरेस्ट ही जल गया तो उसकी वजह से भी जो है आपका लैंड पर उसका इफेक्ट हुआ। इनएडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इंप्रूव क्रॉप रोटेशन इंपेयरिंग सॉइल हेल्थ, ठीक है। जो है क्रॉप रोटेशन की वजह से भी जो सॉइल हेल्थ है उसको जो है हमें ठीक करना है, तो आपको क्या है, क्रॉप रोटेशन सही करना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इंपेयरिंग सॉइल हेल्थ, ठीक है, इम्प्रॉपर आएगा वो, ओके, हाँ, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन। फिर उसके बाद में इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ये जो एग्रोकेमिकल्स, वेरियस इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज किया जाता है, केमिकली प्रोड्यूस्ड ये जो चीजें हैं, जब इनका यूज होगा तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो क्या होगी, डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है तो उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल की हेल्थ है वो वापस रीगेन नहीं कर पा रही है सॉइल, उसके पहले आप किसी और क्रॉप को यूज कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी जो है आपका लैंड डिग्रेड हो रहा है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग वाटर टेबल एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है। क्या, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, हम लोग जो है जो ग्राउंड वाटर है उसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ओके, एक्सेसिव बोल रहे हैं हम उसे भी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोअरिंग वाटर टेबल एंड चैलेंजिंग दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इसकी वजह से जो है वाटर लेवल जो है वो डाउन हो रहा है, और जो ये चीज है ये किस चीज को चैलेंज कर रही है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जब आपके उसमें से वाटर चला जाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ रीजंस हैं हम बोलेंगे जो कि लैंड डिग्रेडेशन के जो है वो उसको लीड करते हैं, उसकी वजह से ये सारी चीजें कॉज होती हैं, ठीक है। सो आई गेस कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Why did Pollution Control Board set up in India? Explain its function. Pollution Control Board जो है वो क्यों सेटअप किया गया था इंडिया में और उसके फंक्शंस हमें करने हैं एक्सप्लेन। आई गेस कि आप सभी ने इसका आंसर जो है वो करेक्टली लिख लिया होगा। क्यों सेटअप किया गया था, सीधी सी बात है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लैंड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन जो है उसे कंट्रोल करने के लिए जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को सेटअप किया गया था, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इसके फंक्शंस हो जाएंगे, एक जो है रूटीन चेकअप करना, रेमेडियल मेजर्स लेना पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। ये कुछ इसके मेन फंक्शंस हम बोलेंगे। ये चीजें देखना कि कहीं पर भी कुछ भी जो है पॉल्यूशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर एयर वाटर पॉल्यूशन है, वाटर को क्लीन करो, उसे ठीक करो, वेरियस मेजर्स लो जिसकी वजह से ये और ना हो। ये कुछ फंक्शंस हो जाते हैं हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के, ठीक है। सो इन 1974 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एड्रेस टू मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ इंडिया,
air pollution and water pollution. Shortly after this, the states followed the suit and established their respective state pollution control boards to address all the environmental concerns of the respective states. ठीक है, इनिशियली 1974 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब कि पूरी कंट्री के लिए है वो, और ये मेनली दो जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उनके लिए सेटअप किया गया था, दैट वाज एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देखकर, उससे इंस्पायर होकर हर एक स्टेट ने अपना अपना इंडिविजुअल क्या सेटअप किया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे वो अपने अपने स्टेट में चेकअप करते थे, अपने अपने स्टेट में जो है इन ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये सेटअप करते थे और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेजर लेते हैं. तो मतलब कि वो सेंटर से क्या हुआ, स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हर एक स्टेट का अब जो है अपना रिस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसके थ्रू या जिसके हेल्प से जो ये स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने स्टेट में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में वेरियस जो है डिसीजंस लेती है और वेरियस मेजर्स लेती है. तो देखो क्या हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो इवेंचुअली हम बोले कि इक्वली जो है हर एक स्टेट पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन जब वही चीज स्टेट बाय स्टेट डिवाइड हो गई तो अब सारे स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट का तो अच्छे से ध्यान रखेंगे ही. तो ये चीज ज्यादा बेटर हो गई, मतलब कि सेंट्रल पोल्यूशन से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा. फिर द मेजर फंक्शंस जो है इसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ये क्या है, to investigate, collect and disseminate information relating to water, air and land pollution. ठीक है, क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, कलेक्ट करना है, किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये जो एयर वाटर लैंड पोल्यूशन है इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये. ठीक है, वेरियस इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा ये चीज करनी है. उसके बाद में टू ले डाउन दी स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड एफ्यूलेंट एंड एमिशंस. अब क्या है, ले डाउन करो क्या, स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज. ठीक है, वेरियस जो प्रॉब्लम्स है, कैसे आपको जो है प्रॉपर सीवेज होना चाहिए, प्रॉपर जो है ट्रेड एफ्यूलेंट और एमिशन, इन सारी चीजों के लिए जो है स्टैंडर्ड सेटअप किए कि देखो ऐसा ऐसा इतना इतना होना. ओके, इससे ज्यादा जो है पोल्यूशन एमिट नहीं होना चाहिए. डायरेक्टली जो फैक्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज है, उनसे डायरेक्टली जो पोल्यूटेड एयर है वो एनवायरनमेंट में नहीं आनी चाहिए, फिल्टर होके आनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड ना हो, उसमें जो है पोल्यूशन कंट्रोल्ड रहे. उसके बाद में टू प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्यूलेंट. क्या करना है, प्रॉपर जो है मैनुअल्स प्रिपेयर करो, कोड्स एंड गाइडलाइंस को प्रिपेयर करो, किस चीज के लिए, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्यूलेंट. मतलब कि सीधी सीधी बात इतनी है कि ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन्हें सारे वेरियस मेजर्स लेने हैं जिनकी हेल्प से ये सारी चीजें हैं इसे कंट्रोल करके रख सकें. ठीक है, to provide technical assistance to the governments in prevention, abatement and control of water pollution and air pollution. जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करो आप गवर्नमेंट को कि कैसे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, अबेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है ये जो वेरियस वाटर और एयर पोल्यूशंस है ये. ठीक है, फिर उसके बाद में टू कैरी आउट अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू द हेल्प ऑफ मास मीडिया. क्या करना है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलेगी तभी लोग अवेयर होंगे और वो एज पर दी स्टैंडर्ड्स वो वर्क करेंगे. ठीक है, तो वेरियस जो है अवेयरनेस कैंपेन्स की भी जरूरत है. जहां पर जरूरी है वो अपने स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाते हैं, जैसे कि पेनाल्टीज वगैरह चार्ज करते हैं जहां पर लगता है, ताकि जब एक पर्सन को अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं ना तो वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखता है कि हमें जो है ना पेनलाइज नहीं होना और हम जो है गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. तो अल्टीमेटली उसकी वजह से ये जो पोल्यूशन है ये कंट्रोल किया जा सकेगा. To carry out inspection of the industries under its jurisdiction to assess the adequacy of treatment measures provided to treat the effluent and gaseous emissions. ठीक है, फिर उसके बाद में जो है
ये सारी चीज तो कर दी है किसने, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिए, गवर्नमेंट को एडवाइस दे दी, उसके बाद में जो है वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स सेटअप कर दिए, लेकिन वो एक्चुअल में माने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो है इंस्पेक्शन भी कैरी आउट करना पड़ता है इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। ये इंस्पेक्ट करते हैं, ये चेक करते हैं कि इनके नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स जो है वो सभी लोग मान रहे हैं, सारी व्हीकल्स, सारी जो इंडस्ट्रीज है, सारे जो ये हमारे वेरियस जहां से भी जो है ड्रेनेज वगैरह है, ये सब कुछ जो है ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आफ्टर इंस्पेक्शन इट्स एवरीथिंग इज वेल एंड गुड तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो प्रॉपर जो भी उनकी पनिशमेंट्स है वो उन्हें दी जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जो है ये मिस्टेक्स ना की जाए और गवर्नमेंट को जो है लाइटली ना लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ हमारे मेजर फंक्शंस हैं ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है ये जो हमारे सारे ही जो फंक्शंस हैं ये। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं अब हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन दी स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो वेरियस स्ट्रैटेजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ये एक्सप्लेन करनी है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप एक ऐसा डेवलपमेंट करो जिसमें कि प्रेजेंट जनरेशन, मतलब कि हम लोगों की जो डिमांड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो, हम लोगों को भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, साथ ही साथ हमारी जो कमिंग जनरेशन है उन्हें भी जो है कोई भी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप ऐसा डेवलपमेंट करो कि आपकी लाइफ भी सस्टेन रहे और आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी प्रॉपर रिसोर्सेज और सब कुछ जो है अवेलेबल रहे। So the main strategies for sustainable development are as under। ठीक है, जो मेन स्ट्रैटेजीज है इसकी, मतलब कि हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन कर सकते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो कुछ ये है। फर्स्ट वाली आपके पास में आती है रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर क्या करो, रिलाय करो, मतलब कि जो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उस पर रिलाय करो, नॉन रिन्यूएबल का यूज कम करो। क्यों? बिकॉज नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है कि ये रिन्यू नहीं हो सकती, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। दैट मीन्स कि इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं, अगर हमने आज यूज किए तो ये वापस रिन्यू हो जाएगी। लाइक सोलर एनर्जी, आप सनलाइट का कितना भी यूज कर लो, वो नेक्स्ट डे जो है कोई कम नहीं होने वाली है, वो उतनी ही सनलाइट आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या करना है, यूसेज करना है। So most of the energy needs of India are met through थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में। एंड थर्मल पावर प्लांट्स में क्या यूज किया जाता है, मोस्टली हम बोलेंगे कोल। ठीक है, जो एक मेजर प्रपोर्शन है वो कोल का है, एंड कोल इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। तो कोल जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगर कोल खत्म हो गया तो फिर हमें एनर्जी कहां से मिलेगी। तो इसके लिए आप उस कोल को छोड़ो और जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है, उन पर जाओ। ठीक है, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं हो सकती है, और रिन्यूएबल क्या होता है, जो कि रिन्यू हो सकती है। दैट इज सोलर एंड दिस, ये क्या है, ये रिन्यू हो सकती है। सो दीज प्लांट्स हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट व्हाइल दे आर बीइंग सेट अप एज वेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑपरेशन। India should focus on generating power from solar energy and wind energy, which are cleaner and greener source of energy. All right, so I guess कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये आप लोगों को क्लियर, मतलब नॉट क्वेश्चन, जो पॉइंट है, अभी इसके आगे और भी पॉइंट्स हैं, हम वो भी और पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो फायरवुड और इनका यूसेज किया जाता है उसका यूज मत करो, और जो एलपीजी गैस है फॉर कुकिंग उसे यूज करो, या फिर गोबर गैस जो होती है, जो कि आप रूरल एरियाज में बहुत ही इजीली सेटअप कर सकते हो, बिकॉज उसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है मेनली, जैसे कि उसका नेम बोल रहा है गोबर गैस, ठीक है, तो वो जो चीज है वो वहां पर आपको रूरल एरियाज में इजीली अवेलेबल मिल जाती है। तो जो ये हम बोलें कि काउ जंक और जो वुड का यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड ऑल दीज, इन सब का यूज ना कर किसका यूज किया जाए, इनका यूज किया जाए। ठीक है, जो ज्यादा बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूसेज किया जाए।
So the government of India has initiated Ujjwala Yojana focused on providing subsidized LPG to women below poverty line. In addition, gobar gas plants are being provided थ्रू इजी लोन्स एंड सब्सिडीज। ठीक है, गोबर गैस प्लांट के लिए जो है वो ये प्रोवाइड करवाया जा रहे हैं इजी लोन और सब्सिडीज के साथ में। एलपीजीज प्रोवाइड किए गए थे टू दी वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसकी हेल्प से जो बेटर फ्यूल है उसका यूसेज बढ़ाया जा सके और ऐसा फ्यूल, ऐसी एनर्जी सोर्स जिससे कि एनवायरमेंट पर इफेक्ट होता है, उन चीजों को कम किया जा सके। फिर आता है सीएनजी इन अर्बन एरियाज। सीएनजी गैस जो है स्टूडेंट्स वो एक हम बोलेंगे फिल्टर्ड गैस है जिससे कि पोल्यूशन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। जब हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं व्हीकल्स में तो उससे जो गैसेस या स्मोक एमिट होता है उससे बहुत पोल्यूशन होता है एज कंपेयर टू सीएनजी। तो सीएनजी का यूसेज अर्बन एरियाज में, बिकॉज अर्बन एरियाज में ही आप लोग देखते हो कि जो है ज्यादा व्हीकल्स का यूज किया जाता है। तो देखो एरिया ऑन एरिया जो है हमें ये चेंजेस की जरूरत है। जैसे कि रूरल एरिया में जो है हमें एलपीजी गोबर गैस की जरूरत थी, वैसे ही अर्बन एरियाज में सीएनजी की जरूरत है। ठीक है, so the Delhi Transport Corporation is the world's largest public transport network running on compressed natural gas, that is CNG, which has contributed to lowering of air pollution in the city। ठीक है, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो कि सीएनजी पर बेस्ड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, ये आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट हम बोल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, which has contributed to lowering of air pollution in the city। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट वाले पर आते हैं विंड पावर। विंड पावर वही हो गई हमारी एक जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो विंड पावर कैन बी हार्नेस्ड विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। Wind turbines move in the wind and generate electricity without harmful emissions। ठीक है, विंड पावर कैसे, इससे जो है एनर्जी का जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या हम बोले कि एनर्जी जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है। तो बस जैसे विंड चलती है, विंड के हेल्प से जो है वो जो टर्बाइन्स है वो मूव करते हैं और जब वो टर्बाइन्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है विंड पावर जो है, विंड मिल्स जो है, इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट नहीं करता है एक जो है बैड मैनर में। तो ये चीज सही है, आप विंड पावर का यूज करो ताकि ये जो कोल और हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट होने वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो। हाइड्रो पावर प्लांट से हालांकि इतना इफेक्ट नहीं है, बट कोल और थर्मल पावर प्लांट, अगर मैं उसको जो है एकदम करेक्टली बोलूं तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूट करता है हमारे एनवायरमेंट को। फिर बायो कंपोस्टिंग। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर शिफ्टेड कंप्लीटली फ्रॉम कंपोज्ड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सही बात है, बायो कंपोस्टिंग मतलब कि जब बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन वी ऑल नो कि इंडियन एग्रीकल्चर किस पर बेस्ड था, एकदम जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उन पर बेस्ड था। उसके पहले जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं थे, तो जब केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे तो एज अ फर्टिलाइजर जो एक हम बोलेंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो मैन्योर होता था उसे यूज किया जाता था। ठीक है, ये जो वेरियस काइंड ऑफ हम बोलेंगे कि वेजिटेबल्स का जो लेफ्ट ओवर रहता है, काउ जंक वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं इनकी हेल्प से जो है हमारी सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या रहती थी, फर्टाइल रहती थी। लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, सीड्स में चेंजेस किए गए। सीड्स जब चेंज हुए तो उन सीड्स को जरूरत थी
केमिकल फर्टिलाइजर्स की। अब जो है वो कंपोज्ड फर्टिलाइजर्स या हम बोले इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो फर्टिलाइजर्स हैं उन ये वर्क नहीं कर सकते थे उस सीड को जो है ग्रो करवाने में। तो अब जो है किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत थी। एंड ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा क्या होती जा रही है, डिटोरिएट होती जा रही है। इवन हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं वो भी कैसा आता है हमारे पास में, इन्फेक्टेड आता है, पल्यूटेड आता है, राइट। उन पर जो है इतने केमिकल्स लगाए गए, उसके बाद में वो इतने ग्रो किए हैं, तो वो हम केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स जो हैं वो खाते हैं। इवन जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जब सॉइल पर जो है डाले जाते हैं, आपकी जो क्रॉप्स है उन पर डाले जाते हैं, तो फिर उसके बाद में जब रेन आती है, जब रेन वाटर उसमें से हम बोलेंगे क्या होता है, उसमें से जो है बह कर जाता है, फ्लो होकर जाता है, तो उसी के साथ साथ में वो जो केमिकल्स हैं वो भी उस वाटर के साथ में जाते हैं। अल्टीमेटली वाटर बॉडीज भी क्या हो रही है, पल्यूटेंट हो रही है, पल्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बायो कंपोस्टिंग की जरूरत है। ये जो हमारा शिफ्ट हुआ है फ्रॉम कंपोज्ड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसे हमें वापस से जो है शिफ्ट करना चाहिए। अब हमें केमिकल फर्टिलाइजर से जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स की साइड बढ़ना चाहिए। Okay, so this has led to degradation of land and water pollution, या फिर हम इसको pollution नहीं भी लिखेंगे तो degradation of land and water लिख देंगे, ठीक है। The government of India has taken a series of steps to promote organic methods of farming under the National Mission on Sustainable Agriculture. The use of biofertilizers is also being promoted as a part of the scheme, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने नंबर ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए, मतलब कि बहुत सारी स्टेप्स ली है ताकि वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसे क्या कर सके, प्रमोट कर सके। और ये किसके अंदर कर रही है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कर रही है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है। इवन इसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट है वो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो इनकरेज कर रही है। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर से बायो फर्टिलाइजर्स की साइड जो है हमें अपना जो है बढ़ना जरूरी है, उस साइड लीन करना जरूरी है। ऑल राइट, सो आई होप सो कि ये पॉइंट भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है बायोपेस्ट कंट्रोल। द केमिकल पेस्टिसाइड्स कंटामिनेट फूड प्रोडक्ट्स, सॉइल, water bodies and even groundwater. Efforts are being made to introduce biopest control, ठीक है। जो ये केमिकल पेस्टिसाइड्स है ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ये जो फूड प्रोडक्ट्स है, सॉइल है, वाटर है, इन सब पर इफेक्ट कर रहे हैं, इनका जो है क्वालिटी को डिटोरिएट कर रहे हैं। अभी हमने जो पढ़ा बायो कंपोस्टिंग, उसमें हम बेसिकली फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो बायोपेस्ट कंट्रोल है इसमें हम बेसिकली पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनकी वजह से ये इफेक्ट हो रहा है। तो अब आप चाहे केमिकल फर्टिलाइजर बोलो या केमिकल पेस्टिसाइड बोलो, दोनों के जो इफेक्ट है वो क्या है, सेम ही है। तो उनका जो मतलब है वो भी हम यही बोलेंगे कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इन्हें हमें जो है वापस किस में शिफ्ट करना है, बायोपेस्ट, और या फिर हम बोले बायो कंपोस्टिंग, ठीक है। तो इस वे में जो है हमें अपना ये जो चेंज है वो करना जरूरी है ताकि एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। So several types of pest controlling chemicals have been extracted from neem and their use is being encouraged, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि several types of pest controlling chemicals have been extracted from neem and their use is being encouraged। अब नीम क्या है, नीम एक environment friendly thing है, राइट। ये नीम एक प्लांट ही हो गया, नीम में बहुत सारे क्या है, क्वालिटीज है। तो ये जो पेस्टिसाइड कंट्रोल करना है, जो पेस्ट कंट्रोल है, उसके लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है वो बहुत सारे आपको नीम में मिल जाएंगे। तो नीम से जो है ये पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है और इनका यूज भी एनकरेज किया जा रहा है ताकि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज है वो भी हो सके और पेस्ट भी कंट्रोल हो सके, ठीक। So mixed cropping and crop rotation are also being encouraged to minimize the
पेस्ट अटैक, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन जो है इसे भी क्या किया जा रहा है, इसे भी इनकरेज किया जाता है ताकि जो पेस्ट अटैक है उसे मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। जब इतनी सारी चीजें हो रही है, मतलब कि जब आपके जो है क्रॉप रोटेशन वगैरह हो रहे हैं तो इसमें जो है पेस्ट अटैक कम होता है, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो उतना अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें उतने चांसेस ही नहीं मिलते हैं। यूज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ठीक है। एनिमल्स और बर्ड्स का यूज भी जो है उसके हेल्प से भी जो पेस्ट है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये कुछ हमारी स्टेप्स हो जाएंगे या ये कुछ हमारे वेरियस वेज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसके हेल्प से हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये बिल्कुल सक्सेसफुली हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि हम सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि जैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिली है एटलीस्ट ये इस काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी फ्यूचर जनरेशन को मिले, ठीक है। ये देखो, हमसे ज्यादा अच्छी हमारे पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी और उनसे अच्छी उनके पेरेंट्स की थी, तो अल्टीमेटली देखो अगर वहां से अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता हुआ आता तो आज हमारे पास जो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और अच्छी होती। ऑलराइट, बट क्योंकि वो चीज डिग्रेड होती गई और अगर आज हम लोग भी इसे और डिग्रेड होने देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा ये जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल भी जो है क्लीन नहीं बचेगा, ये बिल्कुल पल्यूटेड डिग्रेडेड एनवायरनमेंट उन्हें मिलने वाला है, जिसमें कि सबसिस्टेंस ऑफ लाइफ जो एक मेन रोल होता है एनवायरनमेंट का, वो फंक्शन जो है एक एनवायरनमेंट नहीं निभा पाएगा अगर यही चीज चलती रही तो। ऑलराइट, सो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चले। अब हमारे पास में केस स्टडी आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 16 to 21 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ना मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले जितने भी हम लोगों ने अपने चैप्टर्स के टेस्ट पेपर सॉल्व किए उसमें भी बोला है मैंने आप लोगों को कि जब भी आपके पास में केस स्टडी आ रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले जाकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ोगे और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आप वापस इस पैसेज पे आओगे और फिर इस पैसेज को पढ़ोगे और फिर जो है आंसर करोगे। अभी एट प्रेजेंट मैं पहले पैसेज पढ़ूंगी, लेकिन जब आपके पास में ये पेपर आया होगा तो आई होप सो आपने क्या किया है, पहले क्वेश्चंस पढ़े फिर पैसेज पढ़ा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये जो है हमारी जो केस स्टडी है ये कोई अनसीन पैसेज नहीं है। ऑलराइट, जब अनसीन पैसेज होता है तो ये चीज बहुत ऐसी हो जाती है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उसी पैसेज में से पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर और कहीं से पूछेंगे तो आप आंसर कैसे करोगे। बट ये जो है हमारे पास में जो इकोनॉमिक्स या दूसरे सब्जेक्ट्स में जो आती है आपके पास में केस स्टडीज, इंग्लिश हिंदी में आपके पास में अनसीन पैसेजेस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उन्हें छोड़ दो, उनके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स में आपके पास में ये केस स्टडीज आती हैं बेसिकली ये आपके सिलेबस का ही पार्ट होती है, आपके सिलेबस के बाहर का पार्ट नहीं होती है। हो सकता है कि आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा हो कहीं पर, लेकिन ये है आपके सिलेबस का ही। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपल्सरली ऐसा नहीं है कि वो आपके इस पर्टिकुलर केस स्टडी में से ही पूछे जाए, वो आप लोगों से कहीं और से, मतलब कि आपके पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब अभी तो हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं अपने टेस्ट पेपर सॉल्व, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो केस स्टडी है वो भी आपको पता है कि हाँ ये इस चैप्टर की एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो आप लोगों को पता है कि इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आता है तो आपके एग्जाम में एक केस स्टडी आएगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा दो आएंगी, वैसे दो आनी नहीं, एक ही केस स्टडी आएंगी। तो जब ये एक केस स्टडी आएगी तो वो तो आपके सारे चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं से भी जो है पूछी जा सकती है। तो अब आपको वहां पर ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से चैप्टर से है और उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बोल दिया जाए कि इस केस स्टडी पर बेस्ड है। जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आपको इस केस स्टडी में मिले, लेकिन आपको वो चीज अटेम्प्ट करनी है बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता
तो ये चीज हम बोल सकते थे कि मैम ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, हम कैसे अटेम्प्ट करें, बट ऐसा होता नहीं है, आपका वो सिलेबस का ही पार्ट होता है, तो आप लोग जो हो उसे जो है आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिकली आपने अगर पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चंस आते हैं, आपको केस स्टडी या इस पैसेज की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो आई गेस कि इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं पैसेज पढ़ लूं और फिर इसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चंस की साइड बढ़ेंगे, ठीक है। So the ideology of sustainable development refers to the process of development in a sustainable way. Sustainable development, in the words of Baylis and Smith, is economic and social development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Programs which maintain an appropriate balance between economic development, social development and environmental protection, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले जो हमारा पैरा है इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये पूरा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। In practice, this is contested concept in that groups with differing political, economic, social and environmental perspectives disagree about its exact meaning, ठीक है। अब एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो अलग अलग जो है ना डिफर करता है अलग अलग लोगों के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बोले कि ये एक कंटेस्टेड कंसेप्ट है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स है, पॉलिटिकल के बेसिस पर, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सबका जो है अपना अपना एक मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ और हो गया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ और हो गया। तो इस वे में जो है डिफरेंट जो है इसका मीनिंग है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये चीज डिफर करती है, एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं है कि नहीं सस्टेनेबल का यही मतलब होगा डेवलपमेंट का, नहीं एग्जैक्टली यही नहीं है, मिलता जुलता कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक बैठ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक ग्रुप जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग सेम ही निकल रहा हो, ठीक है। Though there were few discussions about the importance of the environment in the era of Aristotle and Montesquieu, but as the development activities of those days were not identical to these days, the environment had not degraded as it is today, and hence importance of सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज नॉट रियलाइज्ड, ठीक है। एरिस्टोटल के टाइम पर भी जो है ये कुछ फ्यू डिस्कशंस होते थे इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को लेकर, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बोले तो उस टाइम पर जो है हमारा जो इन्वायरमेंट था वो इतना डिग्रेडेड नहीं था जितना आज है। हमारा एनवायरमेंट तब और हमारा एनवायरमेंट आज दोनों में क्या थे, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए जो है तब इतनी जरूरत नहीं थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बट आज बहुत ही ज्यादा जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। सो इट इज ओनली आफ्टर the 2 world wars people have started realizing the environmental degradation and started working towards its protection both nationally and internationally. The concept and the importance of sustainable development was even realized much later in 1980s, ठीक है। तो जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए उनके बाद में जो है ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऐसे वर्ड्स जो है ये लाइमलाइट में आए और सब लोग जो है वो काफी जो है कंसर्न्ड हो गए इन सारी चीजों के लिए। सब लोग मतलब हर एक पर्सन या हम बोले कि हर एक जो है नेशन यही सोच रहा था कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाए। तो ये कोई नेशनल कंसेप्ट नहीं है, ये एक पूरा वर्ल्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा हम बोलेंगे कि पूरा हमारी जो वर्ल्ड है उसका एक कंसर्न है कि इन्वायरमेंट को हमें सेव करना है, इन्वायरमेंट को हमें डिग्रेड नहीं होने देना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इन्वायरमेंट है तो हम हैं
और अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो हम भी नहीं है। ओके, ये चीज बिल्कुल सही है कि अगर एनवायरनमेंट नहीं है, अगर एनवायरनमेंट को हमने ज्यादा ही परेशान कर दिया तो एनवायरनमेंट बोल देगा कि अब आपकी जो लाइफ सब्सिस्टेंस है वही पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसलिए जो है इन्वायरमेंट जो है उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास में क्या क्वेश्चंस। अब हमें 16 to 21 क्वेश्चंस इसके बेसिस पर करने हैं आंसर। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही इजीली आप इसका आंसर लिख सकते हो। आपके पास में तो सीधी सीधी डेफिनेशन भी दी हुई थी, चाहे आप वही लिख दो या अपने मन से भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू लॉन्ग पीरियड इंक्रीज इन जीडीपी विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है लॉन्ग पीरियड इंक्रीज इन जीडीपी, लॉन्ग पीरियड इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, मतलब कि आपका जो जीडीपी है वो काफी इंक्रीज हो रहा है विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। और ये जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है ये फ्यूचर जनरेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे डिक्रीज किए बिना, उसे रिड्यूस किए बिना जो है जीडीपी में हम लोग इंक्रीज देख रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल राइट, सो आई गेस कि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है, दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको जरूरी नहीं है कि यही डेफिनेशन लिखना है, आप जो है दूसरी डेफिनेशंस भी लिख सकते हो, जो अभी इस पैसेज में दी थी वो भी लिख सकते हो। आपको कोई सी और याद है तो वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। क्या स्टेटमेंट है? वी कैन नॉट सस्टेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ indefinitely in case environmental degradation is not combated। क्या बोला जा रहा है? We cannot sustain the process of economic growth indefinitely in case environment degradation is not combated। क्या इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी? ट्रू होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो सस्टेन नहीं कर सकते अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को नहीं रोके। तो इनिशियली आप देखोगे कि अच्छा ठीक है आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन लेटर स्टेजेस पर आपको देखने को मिलेगा कि अब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने इनिशियल फेजेस में ही जो है इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया है? डिग्रेड कर दिया, उसके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज कर दिए। तो अब उसकी वजह से कोई रिसोर्सेज हमारे पास में बचे नहीं है और अब जो है फर्दर और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन करना है तो उसके लिए हमें जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी रोकना पड़ेगा या उसे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रू बिकॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, क्यों ट्रू बोला हमने? क्योंकि जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है जो फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्लियर है कैसे फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है? बिकॉज उनके पास में सही एनवायरनमेंट नहीं है, सही रिसोर्सेज नहीं है, तो अब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी। तो हेंस क्या होगा कि हमने देखा कि हमारे टाइम पे इकोनॉमी ग्रोथ किया और फिर जो है इकोनॉमी में डाउनफॉल होने लगा। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए, डिफाइन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को डिफाइन करना है, बहुत ही इजी इसका आंसर होगा। क्या होता है एनवायरमेंट? टोटल ऑफ ऑल दी प्लैनेटरी रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी प्लैनेटरी रिसोर्सेज है वो टोटलिटी उनकी इज नोन एज द एनवायरमेंट। अब यहां पर हमने क्या डेफिनेशन लिखी है वो देख लेते हैं। एनवायरमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। एनवायरमेंट क्या है? वो सारी कंडीशंस और उनके इफेक्ट्स है जो कि ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल प्लैनेटरी रिसोर्सेज। ठीक है, ये वर्ड आप बिल्कुल यूज करो और मतलब कि ये जो हमारा जो है टोटलिटी
ऑफ ऑल दी ऑफ प्लैनेटरी रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? हमें इसका मतलब समझ में आया है कि आपका जो सारे प्लैनेटरी रिसोर्सेज है वो इन टोटल जब हम ले लेते हैं, जितने भी रिसोर्सेज है आपके प्लैनेट में, वो सारे रिसोर्सेज जब एक साथ में आते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्या? इन्वायरमेंट। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पता है बायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग क्रिएचर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, ठीक है। बायोटिक या फिर लिविंग एलिमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं? वो जो कि मतलब कि बायोटिक में क्या आएंगे? सारे जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सारे जो है वो बायोटिक एलिमेंट्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज अफॉरेस्टेशन कैंपेन। अफॉरेस्टेशन कैंपेन क्या है? अफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि आप फॉरेस्ट बढ़ाओ। डिफॉरेस्टेशन है कि फॉरेस्ट को आप कट कर रहे हो, और अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप फॉरेस्ट बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो अफॉरेस्टेशन कैंपेन क्या हो जाएगा? अफॉरेस्टेशन कैंपेन इज एन अटेम्प्ट टू लिफ्ट द मोरल ऑफ पीपल for afforestation or for growing more and more forest, ठीक है। क्या है ये अफॉरेस्टेशन कैंपेन? हम किसे कहते हैं? ये एक अटेम्प्ट है जो कि लोगों का मोरल लिफ्ट करती है कि वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है वो ग्रो करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट आर अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अबायोटिक क्या हो गया? नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो होते हैं। सो अबायोटिक और फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड लैंड, वाटर, क्लाइमेट, mountains, minerals and all other resources which nature has provided to us as a free gift, ठीक है। अबायोटिक या फिर फिजिकल एलिमेंट्स किसे कह रहे हैं हम एनवायरमेंट के? वो जो है जैसे कि लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन्स, मिनरल्स और वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं एज अ फ्री गिफ्ट, ठीक है। एज अ गिफ्ट जो है हमें प्रोवाइड किए एनवायरमेंट ने, वो सारे आपके आते हैं किसमें? अबायोटिक एलिमेंट्स में, ठीक है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो 16 to 21 क्वेश्चन हमें बोला गया था कि हमें आंसर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द केस स्टडी। हमने ये क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो हमारा जो केस स्टडी है उस पर बेस्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है और केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो एनवायरनमेंट है उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट है वो हमारे रेट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उससे ज्यादा जो है एनवायरनमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एब्जॉर्ब कर सके इस वेस्ट को। तो उसे हम बोल सकते हैं कि अब जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारा जो रिसोर्स वेस्ट जनरेशन रेट है वो बहुत हाई है अपने जो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन रेट है उससे ज्यादा। देखो एनवायरनमेंट के पास में एक बहुत ही अच्छा क्या है, एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि वो जो ये सारा वेस्ट होता है उसे एब्जॉर्ब कर सकती है और जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन रख सकती है। लेकिन वो चीज तभी पॉसिबल होगी जब हम लोग जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर कर रहे हैं। अगर हम उससे ज्यादा जो है वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि जो एनवायरनमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है और उसी की वजह से जो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड व्हाट इज केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट? केयरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि आपका जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रेट है
वो इन्वायरमेंट के रिसोर्स रीजनरेशन रेट से कम होना चाहिए। मतलब कि हम जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को हमें टाइम देना चाहिए कि वो उससे ज्यादा जो है रीजनरेट कर सके रिसोर्सेस को, तभी जो है हम क्या बोलेंगे कि हम एनवायरनमेंट की केयरिंग कैपेसिटी के अंदर जो है वर्क कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई है, दोनों ही आपको टर्म्स। नाउ एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन कर दें। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। क्या होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है इन्वायरमेंट की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन को एब्जॉर्ब कर सके। इट पॉइंट्स टू द थ्रेशोल्ड ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, जो आपका ये एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है ये आपको क्या बताती है, एनवायरमेंट की क्या चीज हमें बताती है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस का जो एक थ्रेशोल्ड है, एक एनवायरमेंटल क्राइसिस कितना हो सकता है, उस चीज का हमें जो है इससे समझ में आता है। When environmental pollution and environmental degradation cross their thresholds level, the social cost of production and consumption activities tend to rise। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब environmental पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इस थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर दे, मतलब कि जो लेवल है उसके अंदर तक जब तक हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर उस लेवल को क्रॉस कर दे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो सोशल कॉस्ट है हमारी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दैट मीन्स क्या कि हम जो प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ रही है, इसके लिए बहुत ही हाई पेमेंट करना पड़ रहा है। और वो पेमेंट क्या है? वो ये है कि अब आपको जो है क्लीन जो हमारा एनवायरनमेंट है वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये जो सोशल कॉस्ट है हमारे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की, हमें जो ये पेमेंट करना पड़ रहा है ये बहुत ही ज्यादा हाई है, बिकॉज एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट वो बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज अब वो चीज हमारे जो है किस्मत में नहीं है, हम बोले कि वो चीज अब हमारे पास में नहीं है। ठीक है, so consequently quality of life of the present generation is impaired and production capacity of the future generation is reduced। ठीक है, तो consequently क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है प्रेजेंट जनरेशन की वो इम्पेयर हो रही है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है प्रेजेंट जनरेशन की वो कैसी हो रही है? वो डिग्रेड हो रही है। एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज रिड्यूस्ड, और जो फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। आई होप सो कि क्लियर हो गया आपको एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब। अब इसके बाद में आता है आपके पास में केयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन, जो ये केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट एक इस सिचुएशन को रेफर करता है। फर्स्ट आ जाता है इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज so that the resource environment is not exhausted or depleted। ठीक है, यही चीज जो मैंने आपको समझाई कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो उसके रीजनरेशन रेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे जो है कम होना चाहिए। हम जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम बोले कि हम जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो हमें उसका जो रीजनरेशन रेट है उससे कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर वो कम रहेगा तो उसकी वजह से ये होगा कि जो रिसोर्सेज है वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो रिसोर्सेज है वो डिप्लीट नहीं होंगे, और वो रिसोर्सेज एक लॉन्ग रन तक चल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट सो दैट एनवायरनमेंट इज नॉट पॉल्यूटेड। ठीक है, जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है वो जो ये एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, उसे एक्सीड नहीं करना चाहिए ताकि जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट ना हो।
ऑल राइट, सो आई गेस की कैरिंग कैपेसिटी भी आप लोगों को क्लियर है एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी आप लोगों को क्लियर है। और साथ ही साथ आई होप सो कि आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं ये सारे ही अच्छे से क्लियर हैं। आप सभी को मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो बन गए होंगे। विद दिस हम लोग एंड करते हैं अपने इस टेस्ट पेपर सोल्यूशन को एंड आई होप सो कि ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को अच्छे से हो गया होगा क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स है यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता ही है, वैसे ही एक हमारा हिंदी मीडियम के लिए जो है एक और चैनल हम लोगों ने लॉन्च किया है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ये आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे भी शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसकी भी रीच पहुंचाएं। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, ये तो अब आई गेस आप लोगों को बोलने की जरूरत है ही नहीं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारे यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ऑल्सो डू लाइक द वीडियोज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, बल्कि आप लोग ये जो हमारे सारे वीडियोज हैं ये आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप से भी जो है एक्सेस कर सकते हो। वहां पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेगा। आप वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी जो है इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद क्वालिटी मिल रहा है। सो विद दिस आई होप सो कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर है एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।